हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता जितनी आप अपनी बहू की करते हो। वाह बेटा, तेरे मुंह में भी जबान आ गई। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने। हाँ माँ, सिखा दिया। सुमित्रा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा आरव अच्छी नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में ही रहता था। छोटा बेटा गौरव घर पर ही रहता था। उसने कोई नौकरी नहीं करी थी, जिसके चलते वे घर पर ही खेती बाड़ी का काम देखने लगा। सुमित्रा जी और उनके पति सोहन जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में ही रहते थे। सोहन जी ने अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गए तो उन्हें भी महीने की अच्छी पेंशन आ जाती थी। और आरव अच्छा खासा लंबा चौड़ा था, जो खुद ही खेती करता था। तो खेती के भरोसे ही दो पैसे वे अपने पास भी रखता और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी सोहन जी से पैसे नहीं लेता था और वैसे भी सोहन जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन सोहन जी और सुमित्रा देवी के खाने में नई नई फरमाइशें जरूर होती रहती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज़्यादातर वे लोग पूरी पराठे मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू मीनू बनाकर भी देती थी। आरव और मीनू दोनों ही सोहन जी और सुमित्रा देवी के अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी सुमित्रा देवी कभी भी मीनू के साथ खुश नहीं रहती थी। वे आए दिन बस अपनी बड़ी बहू रूबी के ही गुणगान गाती थी। वे कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने। सुमित्रा जी की जो बहू सेवा करती, सुमित्रा जी इस बहू की थोड़ी भी कदर नहीं करती। और जो बहू साल में 1 महीने के लिए आती, उसमें से भी 15 दिन मायके में रहती। उस बहू के लिए सुमित्रा जी दिन रात चिंता करती रहती थी। और सुमित्रा जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि रूबी बीमार है, सुमित्रा जी पूरा घर सर पर उठा लेती। वे बार बार सोहन जी को कहती, जाओ गौरव को फ़ोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वे कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा काम घर का अकेली ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की ज़रूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर आरव और मीनू दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे मांग नहीं रहे हैं। और अगर हम कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग भी ले तो माँ तो ऐसे चिल्लाती है जैसे एहसान जताती हो, जैसे आरव से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गया था बीना भाभी के आने की तैयारी। माँ जी बीना भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 15 दिन के बाद बीना भाभी आ गई और बीना सबके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आई थी। सुमित्रा जी के लिए साड़ी, मीनू के लिए भी साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े, और एक ननद थी, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फ़ोन करके भेंट करने के लिए बुला लेती और हमारी नंदे भी आ गई। अब मीनू का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस मैं अकेली। मीनू ही क्योंकि बिना तो ऐसे आती जैसे लगता ही कि नहीं उसका कोई ससुराल है। वो तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते न कभी मीनू उसे कोई काम करने देती और ना ही बिना कोई काम करना ही चाहती थी। बिना खुद तो गर्मियों की छुट्टी में आती, साथ साथ पीछे से नंदों को भी बुला लेती थी। मेरी ननद और उनके दो दो बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी। बेचारी मीनू का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से सुमित्रा देवी ने कहा, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और गेहूं साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल और गेहूं साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल गेहूं साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब है तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए, और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। इतनी कौन सी भीड़ हो गई है। एक बड़ी बहू आई है, एक मेरी बेटी, 3 लोगों का ही तो खाना बनाना है तुम्हें। पूरा दिन किचन में ही क्या करती हो। वाह भाई, हमारे ज़माने में तो 202 लोगों का खाना बनाते थे।
दोनों दोनों टाइम फिर भी मजाल है किसी सास ननन जो कुछ कह दे और ना करे। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा, तुम उसे खाना भी बना के नहीं खिलाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है, पूरी दोपहर तो तुम आराम ही करती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सुमित्रा देवी तेज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया। फिलहाल मीनू सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही समझा और बैठ गई पूरी बोरी के गेहूं और चावल लेकर। साफ करने गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर। उसने पूरा चावल दाल साफ कर बोरी बांध कर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी लग गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब मीनू खाली हो तब तो चाय बनाए। सास की आवाज़ सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने में पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते मीनू को 11 बज गए। थकान से शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब मीनू की नींद खुली तो सुमित्रा देवी की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके हैं, अभी तक घर में कोई उठा ही नहीं था। सुमित्रा जी को चाय की लत लगी थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो मीनू उठी ही नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वे बाहर से ही मीनू को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन मीनू नहीं आई तो बिना चाय बनाने किचन में चली गई। बीना को किचन में जाता देख सुमित्रा जी तुरंत मीनू के कमरे में घुस जाती है। मीनू को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती है, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई। समय का तो ख्याल रखो। माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं। इस समय तुम्हें बीमार पड़ना ज़रूरी था, और बीमार पड़ी तो दवाई तो टाइम पे ले लेती। छोटी बच्ची तो ही नहीं कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई हो। कल्याण हो गया। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ, इतनी नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दी, बीमार हो गई। सब समझती हूँ, तुम्हारा नाटक जानबूझकर है। तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम न करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। सुमित्रा जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनका बेटा आरव खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी मीनू को छू के उसे कितना तेज बुखार है, पूरी रात बुखार से तड़पती रही। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उससे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगे? आप नॉर्मल तरीके से बोलते तो चल भी जाता, लेकिन कम से कम किसी के दुख तकलीफ में भी तो मत बोलो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारा भी बड़ी जुबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दी? यही कह रही हूँ ना कि 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा लेती, अब तो ठीक भी हो गई होती। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख हो या दर्द में, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रही तो तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं पड़ने वाली। माँ, तुम सौतेली व्यवहार कर रही हो हमारे साथ। वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो। और जब मीनू बीमार पड़ गई है, तुम्हें वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता दूर की बात, उसके बीमार भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात। ये खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। बिना खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वे दोनों हैं, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूँ तो जैसे उन लोगों के दोनों कलेजे पर सांप लेट जाते हैं। एक काम करो, इस बार तुम अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूर ही बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ के किचकिच से। बीना ने कुछ भी नहीं कहा,
दरअसल वे सुमित्रा जी को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सुमित्रा जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से 2 टिकट हुआ है मेरा और बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी सुमित्रा जी ज़बरदस्ती से तैयार हो गई। तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी बीना क्या बोले। सुमित्रा जी बीना के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती है। बीना की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि सुमित्रा जी उनके साथ जाए। जैसे तैसे वे दोनों मुंबई पहुँचे। काम के चलते सब रात को लेट सोते तो सुबह भी लेट ही उठते थे। 7 बजे के आसपास और 7 बजे से ही सुमित्रा जी को चाय की लत लगी थी। और वैसे भी कहते हैं नए जगह तो नींद वैसे भी खुल ही जाती है। सुमित्रा जी 5 बजे से उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ सुमित्रा जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती ही जा रही थी। बहू अभी तक नहीं उठी थी। अंत में सुमित्रा जी बीना को जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए हैं, उठ जाओ, 1 कप चाय बनाकर दे दो। वो भी कहती है, क्या माँ जी, क्या तरीका है, सुबह सुबह उठाने का सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लगी है तो चाय बनाकर पी ही सकते हो। आपको तो पता है हम रात को कितने लेट सोए थे। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टोक सुनकर सुमित्रा जी एकदम से हैरान थी। वे बीना को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। कहीं न कहीं उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आ गए थे और उसी पल उनके आगे मीनू का चेहरा भी नाचने लगा। मीनू को कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे इतनी बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी 1000 बातें सुनाती ज़रूर थी। अपनी आदत के चलते सुमित्रा जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मूड नहीं था। पहले दिन ही उनका मन उचट गया। फिर भी वे चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन घर की याद आने लगी थी। बीना करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। गौरव भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। बीना सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफ़िन बनाने में लगी थी और बेचारी सुमित्रा जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखे जा रही थी। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी सुमित्रा जी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और गौरव नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेले बीना और सुमित्रा जी रह गए थे। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर का मीनू सुमित्रा जी का नाश्ता भी करा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आज सुमित्रा जी को चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हुई और सब अपने अपने कामों में लग पड़े थे। बच्चे और बेटा चले गए। बीना अपने घर की सफाई किचन की करने लगी। करीब 11 बजे जब वे नहाकर फ्री हुई तो उसने सुमित्रा जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रख खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते सुमित्रा जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब बीना घर का कुछ काम करने लग गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसको पूरा सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।